नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बढ़ा मतदान। क्या है रुझान? मध्य प्रदेश चुनाव में हुई रिकॉर्ड वोटिंग और शाम 5 बजे तक करीब 71% वोटिंग हुई है। आगरमालवा, नीमच, शाजापुर बम्पर मतदान हुआ है। अर्बन एरिया में वोटिंग प्रतिशत कम, यानी शहरी क्षेत्र, बड़े शहरी क्षेत्र मध्य प्रदेश के हैं, वहां वोटिंग प्रतिशत कम रहा है और रूरल एरिया में वोट का ट्रेंड दिखा है। इसी पर आपको फोकस रहना पड़ेगा और इसी के अर्थ इस समय कांग्रेस और बीजेपी निकाल रहे होंगे कि व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ने के दावे भी हैं कि लंबी कतारें देखी गई हैं और महिलाओं का वोट प्रतिशत आमतौर पर कुछ परसेंटेज तो उनका हर चुनाव में बढ़ता ही है। आइए एक नजर डाल लेते हैं बंसल न्यूज के सवालों पर। पहला सवाल जो बंसल न्यूज खड़ा कर रहा है, बम्पर वोटिंग के पीछे महिला फैक्टर है या वोट फॉर चेंज है? क्या है इसका कारण? दूसरा सवाल, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोटिंग के मायने क्या हैं? क्या यह पोलराइजेशन है? क्या किसी एक पार्टी के पक्ष में उसका मतदाता पोलराइज्ड हुआ है? यह दूसरा बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल है, प्रत्याशी का चेहरा या पार्टी का सिंबल? क्या बड़ा मुद्दा है इसमें? प्रत्याशी पे गया है मतदाता या पार्टी के सिंबल पर गया है? तो चलिए, ये बड़े सवाल हैं और जो मेहमान हैं हमारे साथ, अब उनसे मुलाकात कर लीजिए। तो देखिए हमारे मेहमानों को टॉप एंगल से। मेरे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं, चुनाव के माहिर जानकार हैं, सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं। अब मिलिए अब्बास हफीज साहब से। अब्बास हफीज साहब भी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत करता हूं। दिन भर इन्होंने भी खूब ड्यूटी बजाई है चुनाव के लिए, जाहिर है बजानी ही चाहिए। और साथ ही हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी, जिन्होंने दिग्विजय सिंह जी से बात की, वीडी शर्मा जी से बात की और लगातार जायजा लेते रहे इस चुनाव में। मनोज, जो हमारे 3 सवाल हैं, हमारी बातचीत हम कोशिश करेंगे उनके इर्द गिर्द ही केंद्रित रहे। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जो वोटिंग पैटर्न दिखा है रूरल एरिया में ज्यादा, तो क्या किसी एक पार्टी का मतदाता पोलराइज्ड हुआ है? ध्रुवीकरण करने में वो पार्टी सफल रही है? ये बीजेपी भी हो सकती है और ये कांग्रेस भी हो सकती है। मुझे लगता है शरद जी, जिस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें दोनों दल मुस्कुराते रहेंगे, या ये कहा जाए कि दोनों गम में डूबे रहेंगे कम से कम 3 तारीख तक कि आखिर होगा क्या। क्योंकि वोटर परसेंटेज जो बढ़ा है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो रूरल्स में, जैसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि लाडली बहना जैसी जो योजना लेकर आई है, तो बीपीएल जो कार्ड धारक हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बीडी शर्मा से मेरी बात हो रही थी, तमाम लोगों से बात हुई, उसी तरह दिग्विजय सिंह जी से जब बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम अपने लोगों को निकालने में कामयाब रहे। यानी वो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जो रूरल्स का ग्रामीण मतदाता है वो कांग्रेस के साथ जाता है और हम उसमें कामयाब रहे। लेकिन चिंता बढ़ाता है जब शहरी मतदाता कम दिखाई देता है। आज हम कई ऐसे बूथों पर भी गए, वहां जाकर भी हमने देखा तो कुछ ऐसे बूथ थे जो खाली पड़े हुए थे। जैसे हम मध्य की बात कर ले तो जहांगीराबाद क्षेत्र में जब जाते हैं तो वह संख्या खूब दिखाई देती है। और मध्य के जहाँ शहरी मतदाता जिसको कह सकते हैं, या वो मतदाता जो कम ध्यान देता है, बात जरूर कही जाती, लेकिन वो ज़्यादा इस पर ध्यान देता है कि छुट्टी मिली है तो शायद इसका लाभ ले लिया जाए, तो वो ज़्यादा लाभ लेते वो नज़र आया। तो मुझे लगता है दोनों दल अपने अपने तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ऐसा सोचना है कि ये चुनाव, जैसा हम लगातार कहते रहे हैं, जब रिजल्ट हमारे सामने होंगे तो उसी तरह के होंगे, तकरार भरे होंगे। चलिए, मुझे तो फिर ये चुनाव पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये भी एक तिलिस्म का चुनाव है, क्योंकि जिस तरह से मैंने दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं के चेहरे देखे, एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है, यस कर दिखाया हमने, वो जज्बा नहीं दिखा। या तो ये 2018 का इंपैक्ट है, एडवर्स इफेक्ट, कि भैया फिर वहीं कहीं नहीं खड़े हो कि 9 दिन चले 2.5 कोस, भगवान ना करे ऐसा हो। चलिए, मैं चलता हूं अब्बास हफीज साहब की तरफ। अब्बास साहब, आपके स्ट्रैटेजिस्ट तमाम, कमलनाथ जी को भी हमने दिन में देखा, उनसे भी बात हुई, दिग्विजय सिंह जी से, मनोज जी की बात हुई, लेकिन सब जितने भी दिग्गज थे वो डिकोड कर रहे थे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, शायद इट इज टू अर्ली, शायद अभी हम जब ये बात कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी हो कि अभी से आप अंदाजा लगा लें कि ये मतदान का जो 4-5% बढ़ा हुआ प्रतिशत हो सकता है,
ये किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन आप क्या कहते हैं, क्या 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 आपकी सोच है? देखिए शरद जी, कहीं ना कहीं परिवर्तन के लिए जनता आगे निकल के आई है और उत्साह जो ग्रामीण अंचल में दिखा है, ग्रामीण अंचल बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम से वो रात दिन लड़े हैं और जो अब तो मतदान हो चुका है और जो है भविष्य भी पूरा किस्मत कैद हो चुकी है पेटियों के अंदर। तो मैं कहने में गुरेज नहीं करूँगा, शायद हम मानने में भी ना करें कि ग्रामीण अंचल के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे, क्योंकि योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे उनकी फसल का मामला हो, उचित दामों का मामला हो, बिजली के कटौती जो रही उसका मामला हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कर्ज माफ़ी एक बहुत बड़ा विषय रहा और वहाँ से अगर निकल के बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर मतदाता आया है तो मुझे लगता है कि हम आश्वस्त हैं उससे और हम एक अच्छा अपना भविष्य और मध्य प्रदेश का भविष्य उसमें देख रहे हैं। तो हमारे नेताओं का अगर डिकोड करने की बात है तो तब बात जो चर्चा हुई है, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा राज्य है, मतदान पूरा होने के बाद, मत प्रतिशत आने के बाद, और उस वक्त बहुत शिकायतें भी निरंतर चली आ रही थी, मनोज जी भी वहाँ थे, तो बहुत अलग अलग कॉर्नर से बहुत कुछ शिकायतें आई, उसका निराकरण भी चल रहा था। तो उस टाइम एक आप ओवरऑल पिक्चर नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त है। हमने एक ऐसे नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जिसको राजनीति के हर दाव पे, जैसे कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, वो आते हैं और बहुत अच्छा रणनीति के साथ चुनाव लड़ा है। हम इस मतदान के प्रतिशत के बढ़ने को अपने पक्ष में देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब 15-17 दिन तक लोकतंत्र की रक्षा होती रहेगी और कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी मध्य प्रदेश में जिससे कि लोकतंत्र पर सवाल उठे। निश्चित तौर पर साहब ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, ये होना ही है और ये देश के लोकतंत्र की सेहत की मजबूती की तरफ भी इशारा करता है। इस तरफ भारत न गया है और उम्मीद है कि कभी जाएगा भी नहीं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, जो एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि ये बताइए कि शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोटिंग कोई नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन तमाम बड़े मसले थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाता है कि उसका एक जो वोट बैंक और उसका जो समर्थन है वो शहरों में बड़ा मजबूत है। राम मंदिर का मसला है, 22 जनवरी से उसका आरंभ है, भव्य तमाम और योजनाएं थी। तो ये किस तरह देखते हैं आप इसको, ये क्या किसके पक्ष किसके खिलाफ, ये तो बातें 3 दिसंबर बताएगा, लेकिन आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो जिस मतदाता की आप बात कर रहे हैं वो वर्ग एक आश्वस्त वर्ग है और हमारा भी जो आकलन है, हम इस बढ़े हुए प्रतिशत से बहुत उत्साहित हैं और हमारा मानना ये है कि जो हमारी गेम चेंजर स्कीम जिसको आप लोग बोलते हैं इस बार रही हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, दीपावली का त्यौहार था तो लोगों ने बिजली, सड़क, पानी तीनों को कसौटी पे कसा है कि इसकी उपलब्धता प्रचुर मात्रा में रही है। तो कुछ लोग इससे आश्वस्त रहे हैं, इसलिए शायद कुछ पॉकेट्स में पोलिंग नहीं हुई और कुछ लोग इससे खुश हैं। तो और इसीलिए वो चाहते हैं कि क्लियर मैंडेट सरकार को आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को इस बार बाड़ेबंदी नहीं करनी पड़ेगी और परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम 130 प्लस से कंफर्टेबल मेजॉरिटी के हिसाब से अभी और फिगर्स हम लोग जैसे जैसे आप लोगों के भी एग्जिट पोल और सब आएंगे, हमारे भी हम बूथ से डेटा इकट्ठा करेंगे, पर जो हमारा आकलन है कि 130 तो हम कंफर्टेबली टच करेंगे और उसके ऊपर जो कांटे की टक्कर जिसको आप बोलते हैं सीटों को, 35, 40, 50 सीटें जो होती है उसका डिवीज़न ज़रूर अभी उसके बारे में बूथ वाइज हम लोगों को बैठकर सोचना पड़ेगा। और ये जो मैं आपको शरद जी बता रहा हूँ, ये जो आमतौर पे कैटेगराइजेशन के इस तरह, क्योंकि 230 के 230 प्रत्याशी हमारे सामने थे, वहाँ लड़ रहे और भी अन्य प्रत्याशी सामने थे, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए और पोलिंग पैटर्न को जिसकी ओर आप इशारा करते हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारा ये लगभग एक पहला आकलन जो मुझे समझ में आता है वो इसके आसपास है। और इसके बाद जब हम डिटेलिंग पर जाएंगे तो हमारी जो बी प्लस माइनस और सी जो कैटेगरी की सीटें जो आती है जिसमें थोड़ी डिटेलिंग की ज़रूरत पड़ती है उनको एनालाइज करने में, तो स्वाभाविक है कि अब हम लोग 15 दिन बैठ के यही सब आपके साथ करेंगे और संगठन में भी इसको करेंगे और बट वी आर कंफर्टेबल और हम लोग बहुत आश्वस्त हैं कि एक हम अच्छी सरकार देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश को क्लियर मैंडेट की। मनोज, आपने सुना होगा कि एक मिसाल ये भी दी जाती है कि जब दो प्रतिद्वंदी बहुत गहरी मेहनत करते हैं तो कहीं मामला
एक सीमा के बाद और वो किसी मैच में उतरते हैं तो वहां टाई जैसी सिचुएशन बनती है या बहुत क्लोज फिनिश होती है। बीजेपी ने पूरे 5 साल होमवर्क किया, 2018 सामने था, 14 महीने कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इसलिए होमवर्क किया कि सरकार बना ली लेकिन टिकाऊ नहीं बना पाए और बीजेपी के संगठन और बीजेपी की रणनीति के आगे उनको पीछे जाना पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि दोनों ही पार्टियां अभी भी क्या इसीलिए दुविधा में हैं क्योंकि मेहनत में कोई कमी किसी ने नहीं छोड़ी और इतना जोर लगाया कि ऐसा लग रहा है कि भैया कौन होगा फिनिशर, कौन होगा मैच का? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। जैसा दिग्विजय सिंह जी जब कह रहे थे अभी बंसल जी उससे बात करते हो कि 65 सीट हम बड़ी वैसा मानते हैं जिसमें कस में कस है बहुत ज़्यादा, तो वो भी इस बात को मानकर चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ये चर्चाएं तो थी कि कुछ सीटें ऐसी है, लेकिन शरद जी मेहनत दोनों दलों ने की, पर अब जो जिस तरह का वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति बनेगी जैसा आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जो भी जिसको भी लेना होगा बढ़त, चाहे वो बीजेपी ले या कांग्रेस, तो मुझे लगता है फुल मेजोरिटी की तरफ वो जाएगी। अब जो वोट परसेंटेज दिखाए 80% यदि वोट परसेंट बढ़ा है, अब वो बदलाव के लिए बढ़ा हो या लाडली बहना के लिए बढ़ा हो, पर मुझे जो नजर आ रहा है तो दोनों ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसका असर भी आप देखिए, जहां जहां आप और हम गए हैं फील्ड पर वो भी नजर आया। मतदाता मौन था जिसका हम जिक्र करने लगे लास्ट में, और मौन मतदाता यदि 80% तक पहुंच रहा है तो फिर वो दोनों तरह की बातें कर रहा है, लेकिन उसका इंतजार ही करना पड़ेगा, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। पर ये जरूर है कि जो भी पार्टी आई वो बहुमत की तरफ जी, मैंने भी फील की मनोज जी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि जीत का दबाव बीजेपी ने अपने ऊपर ज्यादा लिया। कांग्रेस चूंकि अपोजिशन में थी तो उसके लिए उतनी चुनौती उसने वो मान रही थी कि बीजेपी की सत्ता में रहने का लाभ उसको मिलेगा, लेकिन मैंने बीजेपी को बहुत प्रेशर में देखा और बीजेपी बहुत दबाव में रही। इस पर हम और भी बात करेंगे। मैं बात लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो आप प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है ये चेहरे का चुनाव है शरद जी, और आप देखिएगा जब रिजल्ट आएंगे तो बड़े चौंकाने वाले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का 2017 का स्टेटमेंट याद आता है, जब मैंने उनसे चुनाव में 17-18 महीने थे और मैंने उनसे पूछा था कि सिंधिया साहब ये बताइए कि चेहरा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का, ये कांग्रेस के लिए सवाल था साहब, कि कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत जल्दी अपना चेहरा सामने रखना चाहिए। कल, मैंने कहा कब, तो उन्होंने कहा कल, परसों, बल्कि अभी। ये उनके शब्द थे जो मुझे लिटरली याद हैं। फिर उन्होंने कहा कि आज से 20 साल पहले पार्टी महत्वपूर्ण होती थी लेकिन अब चेहरा महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये एक ऐसी चीज थी जिसको लेकर कांग्रेस में कहीं कोई डायलेमा नहीं था। उनका चेहरा कमलनाथ रहे, कुछ स्वर उठे कि बाद में तय होगा, ये होगा, लेकिन बाद में जैसे पूरी कांग्रेस ने मिलकर तय कर लिया कि इस विषय पर नहीं बोलना है। अब्बास हफीज साहब, ये एक ऐसी चीज थी जो कांग्रेस में कम से कम, और ये भी माना गया कि इस इलेक्शन में कांग्रेस ने जिस किस्म की एकजुटता दिखाई है, अंदर कितनी है ये आप और कांग्रेस जानती है, लेकिन दिखाने में आप बहुत कामयाब रहे। जी देखिए शरद जी, जब आप बात कर रहे थे और जब चेहरे की बात मनोज जी ने कही, मैं तभी सोच रहा था कि इसी को लेकर हम आश्वस्त रहे। कमलनाथ जी को लेकर भी यही कहा गया, क्रेडिबिलिटी पे चुनाव है और चुनाव चेहरे को लेकर था, भरोसे को लेकर था। ये नहीं कि हमने बहुत सारे वादे कर दिए हों और वादों का ट्रैक रिकॉर्ड इतना लंबा हो जाए कि आज जनता भी सवाल पूछने में भी कंफ्यूज हो कि कहाँ क्या सवाल पूछा जाए। सब चीज़ें तो हो चुकी हैं वादों के रूप में। कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बेदाग छवि के नेता, और कमलनाथ जी सामने थे जिनके पास तजुर्बा था और हमारा शुरू से चेहरा क्लियर था। अब ये जो आपने कहा कि कहाँ कुछ ऐसे आपत्ति भरे आए सवाल आए, लेकिन उनको भी फौरन सही कर दिया गया और सब एक मत में। आप मानते हैं इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस? 100% फायदा मिलेगा। आप देखिए, अगर आपको सिंधिया जी ने बोला, और सिंधिया जी कहा करते थे और सिंधिया जी के समर्थक कि उनके चेहरे पे चुनाव जीता था, आज बीजेपी ने उनका चेहरा घोषित नहीं किया, ना किसी और का चेहरा घोषित किया। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं के विपरीत यहाँ पर मध्य प्रदेश के हिसाब से जो होता चुनाव लड़ा गया। दूसरी बात ये थी कि आज की डेट में आप कुछ बयान सुनिए, पूर्व गृह मंत्री महोदय, वर्तमान जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट के गृह मंत्री हैं, उनका बयान, पाकिस्तान को बीच में ले आना, ये सब चीज़ें आज की तारीख में बहुत सारी बौखलाहट बताती थी। दूसरा, कहीं कहीं तो जो डीएम थे उनके ऊपर आपत्तियां उठी। कमलनाथ जी ने तो साफ तौर के ऊपर मुरैना के जो कलेक्टर साहब थे उनको लेकर सवाल खड़े किए, और ये सारी चीज़ें हम दिन भर देख रहे थे। शिकायतें आती जा रही थीं, बार बार आ रही थीं, और ऐसी शिकायतों का आना ये बताता था कि कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है वो कमज़ोर हो गया है, और उस कमज़ोरी की वजह से इस तरह की ज़रूरत पड़ी। और 2.5 साल, 3.5 साल, बल्कि पूरा 1 साल हटा दें कोरोना काल का, और 2.5 से 3 साल कमलनाथ जी ने हर रोज़
चुनाव के मोड में रह के काम किया है और हमारी रणनीति हमें आश्वस्त करती है कि जनता ने मध्य प्रदेश में चेहरा चुना है और उस चेहरे को वो आज अपने भविष्य को बदलने के लिए लाना चाहते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मैं बात करूं, आज दिन में भी हम इस विषय पर बात कर रहे थे, तो बात का सिरा ये था, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ने हमसे बातचीत में कहा कि रूलिंग पार्टी का चीफ मिनिस्टर तो चेहरा है ही, इसको लेकर कोई डाउट मन में किसी के नहीं होना चाहिए। तो ये क्या आपकी एक रणनीति भी हो सकती है कि जैसा एक कलेक्टिव लीडरशिप का आपने मैसेज दिया, और इस रणनीति का जाहिर तौर पर फायदा भी हो सकता है। शिवराज जी निरंतर चेहरा थे, डबल इंजन की बात है तो मोदी जी के साथ और कौन होगा, डबल इंजन का दूसरा इंजन कौन था। लेकिन क्या कहीं कुछ इस थ्योरी में कुछ ऐसे लूप होल्स थे, या आपको ऐसा लगा कि ये रणनीति का हिस्सा था? इस पर आप ही बेहतर प्रकाश डाल पाए। देखिए, हमारे चूंकि आधा दर्जन ऐसे नेता जो शिवराज जी के ही साथी हैं और नेशनल लीडरशिप की लाइन में भी सब हैं ही, मतलब दे आर इक्वल्स हम कह सकते हैं, चूंकि सब लोग चुनाव लड़ रहे थे और हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो चुनाव नहीं लड़ रहा हो और हमारी फर्स्ट लाइन लीडरशिप बीजेपी की लॉन्ग रन में रहा हो। मुझे तो ऐसा याद नहीं आता। तो मेजर सभी लोग लड़ रहे थे, उसको सबने अपने अपने तरीके से देखा है। और हाँ, सवाल देखिए मतदाता का, तो शिवराज जी हैज़ बीन अ प्रूवन लीडर। मैंने आपको कहा ना, ये पहला चुनाव था शरद जी जिसमें हमने देखा बिजली सड़क पानी विषय ही नहीं था, विषय ही नहीं था। यहाँ तो कमलनाथ जी ने इसीलिए शिवराज जी के मुद्दों को क्यों पकड़ा? उनने इसीलिए पकड़ा है कि जब शिवराज जी ने लाडली बहना योजना 1000 रुपए की जैसे ही सदन में घोषणा करी तो उनने बाहर निकल के 1500 करी। तो ठीक है, शिवराज जी भी कमजोर थोड़े ना पड़ रहे थे, उन्होंने भी कहा मैं 1250 और फिर उसके बाद 3000 रुपये कर दूंगा जी। तो भाई जो गेम ये खेलने का प्रयास कमलनाथ जी ने सरकार लाने के लिए किया, भाई सरकार तो उनकी 20 साल से नहीं है, 15 महीने छोड़ दो, तो वो तो वादे ही कर सकते थे ना, और कुछ तो नहीं कर सकते। हमने उसको उल्टा कर दिया, हमने डिलीवरेबल्स पे ला दिया उसको। मतलब हमने केवल वादा नहीं किया, उसको डिलीवर भी करके बताना शुरू कर दिया, बढ़े हुए अमाउंट को भी, जबकि ओरिजिनली 1000 रुपये की घोषणा हुई थी। बावजूद उसके हमारे जो एक्सचेकर है, हमारा ट्रेजरी है, ट्रेजरी के ऊपर अतिरिक्त बोझ केवल 6% आया बोझ, ऐसा नहीं कि नहीं आया। वहीं कर्नाटका में ये ऑन रिकॉर्ड है कि 54% आया उनका, क्योंकि उनका लगभग 56,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय उसके ऊपर आ रहा था जो उन लोगों ने वहाँ पर घोषणाएं करी थी। तो स्वाभाविक है कि हमने एक फिस्कल जो मैनेजमेंट है वो बेहतर प्रस्तुत किया शिवराज जी ने अपने अनुभव के आधार पे। और रहा सवाल, देखिए एक छीटाकशी करना, तो आप ठीक है चुनाव हो गया, हमको खूब बुरा और भी बोलते रहना, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बात वही आधा घंटे और बोले, लेकिन सब जानते हैं कि 20 साल सारे आरोप आपने लगा लिए उनके ऊपर। एक मुकदमा बता दो कहीं आप जो शिवराज जी पे लगाओ, एक मुकदमा बता दिए। मैं आपको ऐसे कई मुकदमे बता दूंगा जो सुप्रीम कोर्ट तक और जाकर चार्जशीट हुए। अब बस थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी लोकसभा भी लड़ेंगे अपन तो मैं आपको ऐसे मुकदमे बता दूंगा, लेकिन आज वो दौर नहीं है क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है। नहीं, मैं तो देखिए आपने इतना सब कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, जबकि मनोज जी से मनोज जी से बातचीत के दौरान तो दिग्विजय सिंह जी ने बोल दिया कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं सुन रहा था जी। और ये डायलॉग बहुत दूर तक जाएगा, ऐसा नहीं कमलनाथ जी को दूर कर दे। तो इसीलिए मेरी बात सर, मैं आपका निर्बाध सुनता रहा सर, आप तो धैर्य से बोल चुके हैं। बात पूरी हो जाए जल्दी से, जिससे मैं आपकी तरफ आऊं। पूरा तो वक्त रहेगा। इसीलिए अब अगला जो दौर कांग्रेस में, कांग्रेस एक लीडर बेस्ड पार्टी है, अगला दौर जो है वो खुलकर जो आने वाला है वो दिग्विजय सिंह जी वर्सेस कमलनाथ है, जो संगठन में आने वाला है, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। ये आप और हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे। हमारे यहाँ पर गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, जो तय होता है कलेक्टिव लीडरशिप में, जो तय होगा शरद जी आपकी बात का यही जवाब है, वो होगा। हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री लोकतंत्र में चुनाव की कोख से पैदा होता है, किसी परिवार की कोख से पैदा नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो इशारा किया उस पर आपको खुश होना चाहिए कि क्या आपके यहाँ कुछ होड़ छिड़ने वाली है? मैं तो ये डॉक्टर कहूंगा साहब तो शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको कि दिग्विजय सिंह जी को लेकर अगर कोई बात कही गई तो मनोज सैनी जी उसके गवाह हैं। दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी की सरकार बनाने के लिए आज जिस जी जान से और जिस मेहनत से
पीसीसी के कंट्रोल रूम में डटे रहे और पूरा निराकरण कराते रहे सारी हो सकता चीजों है वो का, अपना सारी भविष्य देख रहा शिकायतों हो। का, वो सब हमने देखा है। दूसरी बात इन्होंने एक जिक्र किया, बस बात खत्म करूंगा, लाडली बहना और तमाम डिलीवरेबल्स का, तो उसको लेकर 1250 इन्होंने बात तो कही 3000 तक ले जाने की, पर जैसे ही मैनिफेस्टो में इस बात को चलिए, छोड़ा ये हम गया, अभी हमने भी कह उसके रहे ऊपर हैं, हमलावर हमने होकर बराबर चलिए, कोई पूरा हमलावर नहीं। मैसेज डिलीवर चलिए, किया वहां पर। हमलावर ये हमारी छोड़िए, हमारी सर, आपने रणनीति कभी थी। चलिए, कुछ अब नहीं किया ही आगे नहीं। बढ़ा पाऊंगा मैं, वक्त कम है। देखिए, लेकिन ये चुनाव बड़े मैसेज लेकर आया है। पहली चीज तो ये मैसेज है, क्या राज्यों के चुनाव राज्य पर छोड़ देना चाहिए, वहां के जो लीडर्स हैं उन्हीं की स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए, या केंद्र को अपने हाथ में लेना चाहिए, जैसा मध्य प्रदेश के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने पॉजिटिव मैनर में ही लिया, लेकिन बीजेपी ने बहुत सारी चीजें इस तरह से कमान संभालने की कोशिश की कोऑर्डिनेशन के साथ। कांग्रेस में ये ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इस बार कांग्रेस में भी ये हुआ। कमलनाथ जी चूंकि बहुत सीनियर हैं, लेकिन जितने राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी मैंने इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव में देखे हैं, 25 साल के अपने पत्रकारिता के करियर में मैं कह सकता हूं, मैंने इतनी स्ट्रेंथ दोनों पार्टियों की केंद्रीय संगठन की मध्य प्रदेश में नहीं देखी है। देखिए, कोर स्ट्रेंथ होती है लीडर की। लीडर वो होता है जो आपके राज्य का हो, वो चाहे कमलनाथ हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। बॉटम लाइन यही है जो माना जाता है एक ट्रेडिशनल चीज, कि जो लीडर है आप उस पर छोड़ दीजिए, जिससे जो भी सफलता हो या विफलता हो उसके लिए यह तय किया जा सके कि यही व्यक्ति है। हार का भी इसी के सर ठीकरा फूटेगा, जीत का सेहरा भी इसके सर बंधेगा। नहीं तो एक कंफ्यूजन जाता है, क्योंकि इस चुनाव में बहुत पसीना बहाया है सबने, केंद्र से आए नेताओं ने, दोनों पार्टियों के लिए, लेकिन बीजेपी में अधिक। तो ये एक बड़ा सवाल है कि ये चुनाव एक स्टडी भी बन गया था दोनों पार्टियों के लिए। 18 इसका एक बड़ा कारण था, और इसकी वजह से मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन चलता रहा। और यही वजह है कि आज स्टूडियो में बैठ के मतदान होने के बाद भी कोई खम ठोक कर नहीं कह सकता है कि भैया बल्ले बल्ले, अब तो चलने वाले भैया, तैयारी कर लो। हम भी टाई वाई लगा के तमाम विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी समझने वाले समझ गए होंगे, ना समझे वो थोड़ा सा उसको और मैच्योर होना चाहिए। ये वो समझते होंगे जो राजनीति के खिलाड़ी हैं, और यहाँ भी 2 खिलाड़ी हमारे साथ हैं जो बहुत कुछ समझते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, शुक्रिया मनोज जी। आगे बने रहिए। छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, मोर खबर। नमस्कार।